Welcome back everyone. मैं हूँ पीयूष जोशी and we are discussing ICS01 subject that is Principle and Practice of Insurance and Survey and Loss Assessment. ये सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज़ में दिस इज़ आवर 16th वीडियो एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ इंडेमनिटी। और ये चैप्टर पे हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में किस प्रकार से हम लोग इंडेमनिटी इंश्योर्ड को या फिर थर्ड पार्टी को प्रदान करते हैं। ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि दूसरी टाइप की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहती है तो उसमें किस प्रकार से इंडेमनिटी दी जाती है। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे कि मोटर इंश्योरेंस में किस प्रकार से इंडेमनिटी पे की जाती है। तो जनरली मोटर इंश्योरेंस में कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, ये दो प्रकार की पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल है। इसमें अगर कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जनरली डेप्रिसिएशन जो रहता है वो एप्लीकेबल रहता है। अगर डेप्रिसिएशन का वेवर चाहिए तो इंश्योर्ड जो रहेगा उसको एडिशनल वहाँ पे प्रीमियम भर के ये जो वेवर है वो वहाँ पे वो परचेस कर सकता है। एज वेल एज ज़ीरो डेप कवर के साथ उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए रहेंगे तो वो भी वहाँ पे वो परचेस कर सकता है। सो बेसिकली अगर डेप्रिसिएशन एक बेसिक पॉलिसी कंसिडर करते हैं विथ डेप्रिसिएशन तो उसमें मान लीजिए कि मेटल और वुड टाइप के पार्ट्स है। तो उसमें एक दिन से लेके यहाँ पे 10 साल तक टेबल दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन जो इन प्रकार के पार्ट पे एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 6 महीने किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद 5 से लेके 50% तक यहाँ पे वुडन और जो मेटल आइटम्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है। एज वेल एज कुछ डिफरेंट टाइप के अदर पार्ट्स भी रह सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर है, नायलॉन है। ये प्रकार के पार्ट पे पहले दिन से लेके बाकी आगे 50% जो डेप्रिसिएशन है उस पर एप्लीकेबल रहता है। अगर मान लीजिए कि वो पार्ट है फाइबर ग्लास का कंपोनेंट है और उस पर 30% डिप्रिसिएशन पहले दिन से लेके एप्लीकेबल हो सकता है। जनरली जो गाड़ी के विंडशील्ड ग्लास रहते हैं, फ्रंटल रहता है या फिर रियर का साइड का रहता है, तो वो जनरली ग्लास के कंपोनेंट्स रहते हैं तो उसकी वजह से उस पर 0% डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल रहता है। इसमें एज का कुछ लेना देना है नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो जनरली जो किसी भी मोटर व्हीकल के पार्ट्स रहते हैं वो इसी 4-5 आइटम से बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उसको इंडेमनीफाई करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन एज वेल एज एडिशनल बेनिफिट कवर दैट इज़ एड ऑन, ये एक एडिशनल मतलब ऑप्शनल कवर है। इसको इंश्योर्ड लेना है नहीं लेना है उस पर इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ कंपल्शन है नहीं। अगर ये कवर्स लिए गए हैं तो इन दैट केस की मेटल, वुड, फाइबर, ग्लास, ये इसका एज कोई भी रहे तो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो डायरेक्टली ज़ीरो हम लोग कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। तो ये हो गया मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में किस प्रकार से हम लोग इंडेमनिटी प्रदान करते हैं। अभी देखते हैं कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में किस प्रकार से इंडेमनिटी मिलती है। जस्ट लाइक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन ऑन मेटल, वुड, रबर, ग्लास कंपोनेंट एज वेल एज फाइबर ग्लास कंपोनेंट एप्लीकेबल रहता है। लेकिन वहाँ पे मोटर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहते हैं उसमें एक सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिकली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर कमर्शियल कुछ व्हीकल रह सकती है। तो एक स्पेसिफिकली सिमिलर कैटेगरी की सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे रहती है। लेकिन इंजीनियरिंग टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी में एक सब्जेक्ट मैटर ऐसा स्पेसिफिकली इसी टाइप का रहेगा ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक बेसिक इंडेमनिटी प्रदान करने की यहाँ पे मेथड बनाई गई है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट मैटर कोई भी रहेगा तो उसमें मान लीजिए कि उसका पार्शियल लॉस होता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड नहीं है, उसको पार्शियली कुछ तो डैमेज हुआ है, उसको हम लोग जो उसका रिपेयर वैल्यू रहेगा उसको वहाँ पे करेंगे, वो उसका इंडेमनिटी कॉस्ट रहेगा। इन केस वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक्चुअल में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इन दैट केस उसको फुल इंडेमनिटी वहाँ पे प्रदान की जाती है।
एक केस ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर जो है उसका कीमत जो एक्चुअल इंश्योर्ड कीमत है तो उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन दैट केस भले वो पार्शियली डिस्ट्रॉयड है, लेकिन जो सम इंश्योर्ड यहाँ पे हम लोगों ने अकॉर्डिंगली हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उसको अगर वहाँ पे फुल्ली वो एक्सीड कर रहा है तो इन दैट केस उसे भी हम लोग टोटल लॉस डिक्लेयर करेंगे, और उसको जो उसका जो सम इंश्योर्ड है या फिर जो भी फिक्स्ड अमाउंट है तो वो वहाँ पे पे की जाएगी, और सेम केस भी एज अ टोटल लॉस वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडेमनीफाई जनरली कर सकते हैं। इसमें अगर एक्सक्लूजन्स हम लोग अगर देखते हैं तो इन केस मान लीजिए कि जो कॉस्ट ऑफ अल्ट्रेशन है, जो अल्ट्रेशन सब्जेक्ट मैटर में किया जाता है विच इज़ नॉट डन बाय टेकिंग कंसेंट बाय द इंश्योरर, तो वो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ भी इंडिमनिटी प्रदान नहीं की जाएगी। एज वेल एज कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, मान लीजिए कि कोई मशीनरी है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है तो उसके लिए इंडिमनिटी नहीं प्रदान की जाएगी। एज वेल एज कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एडिशन ऑफ एनीथिंग इन सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि ये सिमिलर हो सकता है कि कुछ एडिशन करना है, मे बी कुछ प्रोग्राम हो सकता है या फिर कुछ हार्डवेयर हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का आइटम हो सकता है, तो उसका एडिशन सब्जेक्ट मैटर में करना है तो उसके लिए भी इंडेमनिटी जो होती है वो प्रदान नहीं की जाती है। सो यहाँ पे इंडेमनिटी किस चीज़ के लिए मिलती है और यहाँ पे क्या एक्सक्लूजन्स है फॉर इंजीनियरिंग पॉलिसी, ये हम लोगों ने देखा है। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि मिसलेनियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में किस प्रकार से हम लोग इंडemnify करते हैं। मिसलेनियस इंश्योरेंस अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें बर्गलरी इंश्योरेंस जनरली बहुत फेमस है, लेकिन मिसलेनियस इंश्योरेंस में ऐसा है कि इसमें स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर अगर कंसिडर करते तो बहुत बड़ी वैरायटी हम लोगों को देखनी मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर एक बेसिक हम लोग बर्गलरी इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं और बर्गलरी आइटम कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस की वो जो आइटम है वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड है, तो इन दैट केस जो उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा उसको हम लोग सीधे सीधे आसान भाषा में आंतरिक मूल्य जो जिसे हम लोग कहते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे कर देंगे। इन दैट केस मान लीजिए कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड नहीं है, वो पार्शली वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इन दैट केस जो पार्शली उसका कीमत रहेगा तो मे बी उसको रिपेयर करने के लिए या फिर जो भी डैमेज आइटम रहेगा तो उसको वहाँ पे हम लोग पे करेंगे। जनरली इस तरह की जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं इसमें और एक डिस्प्यूट आ सकता है कि जो सम इंश्योर्ड रहेगा या फिर सब्जेक्ट मैटर का जो कीमत रहेगा वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। इसमें एग्रीड वैल्यू जो क्लॉज रहता है वो इंसर्ट यहाँ पे किया जाता है, और इस तरह की जो पॉलिसीज़ रहती है ये एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज़ रहती है। तो एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज़ एग्जैक्टली होती क्या है और उससे किस प्रकार से हम लोग इस तरह के इंश्योरेंस में डिस्प्यूट से बच सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। बेसिकली एग्रीड वैल्यू पॉलिसी, a policy which is the sum insured is agreed between insured and insurer as a value of subject matter। सिंपली इसको हम लोग कहेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा उसका जो सम इंश्योर्ड है ये जो इंश्योर्ड रहेगा और इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, ये इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले ही डिसाइड किया जाता है, और इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस जब उसका पूरा नुकसान हो जाता है तो ये जो सम इंश्योर्ड जो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी ने मिल के डिसाइड किया था उसको वहाँ पे किया जाता है। तो इसकी वजह से जब एट द टाइम वी आर पेइंग द इंडेमनिटी कॉस्ट तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी किस प्रकार से हो, मतलब किस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती है और इसमें किस प्रकार हम लोग इंडेमनीफाई करते हैं। बेसिकली जो पीए कवर पॉलिसीज़ रहती है या फिर थर्ड पार्टी पॉलिसी भी रह सकती है जिसमें हम लोग किस प्रकार की लाइबिलिटी आ सकती है,
तो उस तरह के इंश्योरेंस को हम लोग लाइबिलिटी इंश्योरेंसेस कह सकते हैं। इन जनरल केस हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी इंश्योर्ड पे किसी प्रकार की लाइबिलिटी आती है, दैट इज़ लीगल लाइबिलिटी। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर थर्ड पार्टी क्लेम, उसके इंश्योर्ड के वजह से किसी का थर्ड पार्टी का क्लेम आ जाता है, उसको इंजरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको जो इंडेमनिटी लगने वाली है वो कॉस्ट, प्लस मान लीजिए कि इंश्योर्ड की वजह से किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, तो वो वाली कॉस्ट, एज वेल एज लीगल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अवॉर्डेड टू थर्ड पार्टी बाय द कोर्ट। ये 3-4 जो आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको इंडemnify करने के लिए लाइबिलिटीज़ ओनली पॉलिसीज जो रहती है या फिर लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इसको हम लोग इंश्योरेंस कवर इसके अगेंस्ट में ले सकते हैं। इसमें और एक प्रकार आता है कि मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है। इन लॉ के हिसाब से इनको इन सर्टन केसेस कुछ कंपनसेशन इन बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। तो वो इंडेमनिटी जो इन प्रकार की कंपनियों पे आती है, तो इस तरह का इंश्योरेंस अगर वो लेते हैं तो उसको वो इंडेमनीफाई वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी किस प्रकार से रहती है, लेकिन कोई पर्सन है वो खुद के लिए इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उसको किस प्रकार से इंडेमनीफाई हम लोग करते हैं ये इसमें देखेंगे। इंश्योरेंस ऑफ पर्सन में भी पीए कवर हम लोग किसको बोल सकते हैं। तो जनरली दीज आर द फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज़। लास्टली हम लोगों ने देखा कि एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज़ वहाँ पे थी, क्योंकि वहाँ पे जो सम इंश्योर्ड है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया था। लेकिन मान लीजिए कि ये केस में किसी का अगर डेथ हो जाता है या फिर किसी की परमानेंट मतलब डिसेबिलिटी हो जाती है किसी लॉस की वजह से, तो इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से वहाँ पे बाद में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। तो उसको मतलब ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज जो रहती है ये फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज रहती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि इन द केस कि ये जो इन द मतलब यहाँ पे इवेंट जो रहती है वो डिस्क्राइब किए रहती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको इतना कंपनसेशन मिलेगा, उसका कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंटली या फिर टेंटेटिवली, तो उसके अगेंस्ट में इतनी इतनी कंपनसेशन मिलेंगी। ये सब चीज़ें पहले ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ही डिसाइड की जाती है, तो उसके वजह से उसके जो बेनिफिट मिलने वाले वो भी फिक्स पहले ही किए जाते हैं। सो देयरफॉर दिस इज़ नोन एज अ फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी, और उसकी वजह से इंडेमनिटी हम लोग डायरेक्टली उसमें अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। उसका जो स्केल रहेगा ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के अंडरस्टैंडिंग से भी डिसाइड हो सकता है, या फिर इंश्योरर स्टार्टिंग में ही जो इंश्योर्ड है उसको दिखा सकता है कि इसके अगेंस्ट में हम लोग इतना आपको इंडेमनीफाई करेंगे, तो उसके वजह से बाद में डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट मोटर, उसके बाद इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी एज वेल एज इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, ये टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी में किस प्रकार से हम लोग इंडेमनिटी इंश्योर्ड को या फिर थर्ड पार्टी को प्रदान करते हैं। अगले कुछ आने वाले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कुछ सजेशन रहेगा तो स्टार्टिंग में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी दिया है, तो आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।